हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज हम लोग ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कहा जाता है पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब तो हो जाता है वर्तमान काल और परफेक्ट का मतलब हो जाता है पूर्ण। तो साथियों, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बोलेंगे पूर्ण वर्तमान काल, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें कार्य वर्तमान काल में होगा और वो कार्य कैसा होगा, कंप्लीट होगा, पूर्ण हो जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य। तो ऐसे वाक्यों की पहचान जो होती है साथियों, आपको सभी विद्यालय के शिक्षक, आपके कोचिंग के शिक्षक बताते हैं कि ऐसे वाक्यों की पहचान होती है वाक्य के अंत में आपको चुका है, चुकी है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, इतना तो आपको लोग बताते हैं। लेकिन इसमें एक नई बात जुड़ती है साथियों, जिसे कहते हैं आइए। क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं आइए। अब यहां तक तो आपको शिक्षक आपके बता ही देते हैं, इसमें यह भी नहीं बताते चुका है, चुकी है, चुके हैं, इतना ही बता के छोड़ देते हैं। लेकिन आपको मैं साथियों बताऊंगा कि चुकी है तो एक वचन के लिए, लेकिन चुकी हैं यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक बिंदी दिखाई पड़ेगा जो प्रदर्शित करता है कि यह बहुवचन का है। और इसके साथ ही साथ चुके हैं, और बहुत लोग नहीं बताते चुका हूं, चुकी हूं। लेकिन इसी के साथ साथियों आपको मैं नई बात बताने जा रहा हूं जो है आइए। आइए का क्या होता है? आइए के साथ आपको वाक्य के अंत में ह मिलेगा तो क्या होगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ये कैसे होगा? अब देखिए, आ को हम लिख सकते हैं या के रूप में, या इसी को आ की मात्रा के रूप में लिख सकते हैं। ई को लिखेंगे बड़ी ई के रूप में, या इसी को हम बड़ी ई के रूप में भी लिख सकते हैं, और इसी को हम बड़ी ई की मात्रा के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ ए को हम ये के रूप में लिख सकते हैं और ए की मात्रा के रूप में भी लिख सकते हैं। अब जैसे वाक्य में अगर आ गया साथियों कि तुम्हें कुत्ते ने काटा, अब काटा में आपको क्या मिलेगा? वाक्य के अंत में आपको आ की मात्रा मिलेगी, और उसी के अंत में अगर ह लगा दिया तो मतलब समझ लीजिए वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तुम्हें कुत्ते ने काटा है, ये आपको मिल जाएगा। उसने तुम्हें दौड़ाया है तो आपको या मिल जाएगा। वह भोजन पकाई है तो आपको ई मिल जाएगा। तो वाक्य के अंत में आइए अगर आप याद रख लेते हैं, आइए, आइए स्वागत है आपका, ऐसा करके अगर आप याद रख लेते हैं तो साथियों आपको आइए से याद हो जाएगा। आ को या के रूप में लिख सकते हैं और आ की मात्रा के रूप में भी लिख सकते हैं। ई को लिखेंगे ये के रूप में और बड़ी के रूप में भी लिख सकते हैं। ए को लिखेंगे ये के रूप में और उसी के साथ साथ एक ही मात्रा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो साथियों ये अगर आपको याद रहेगा तो आप बहुत आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान जो है वो क्लियरली याद रख पाएंगे। तो यहां पर आपका हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पहचान, यानी ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, उसी के साथ साथ आइए के साथ आपको ह मिल जाए, यानी कि वाक्य के में अंत में अब चाहे ह मिले या ह के ऊपर कोई भी मात्रा मिल सकती, लेकिन आइए के बाद मिले। आइए के बाद का क्या मतलब है? इन सभी के बाद आपको क्या मिलेगा? ह मिलेगा। अब इस पे चाहे है हो, चाहे हैं हो, चाहे हूं हो, कुछ भी जो भी इसमें सटीक बैठेगा उसी के हिसाब से इसके साथ क्या मिलेगा? आपको ह मिलेगा। तो ऐसे वाक्यों की पहचान ये सारा हो जाता है। आपको यहां पर मैंने हिंट दे दिया। हिंट में क्या है? हैज और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और साथ ही साथ जितना भी परफेक्ट टेंस होता है वो चाहे पैसिव वॉइस हो चाहे एक्टिव वॉइस हो, कहीं भी आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे अगर कहीं पे परफेक्ट टेंस आ गया। अब वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, वहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगा ही मिलेगा। अब साथियों आप कंफ्यूज होंगे कि सर जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। पर दोस्तों आज तक आपको किसी अध्यापक ने नहीं बताया होगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, दावा कर रहा हूं इस बात का कि आपको मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी दिखाऊंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ। जिस प्रकार से कंटिन्यूअस आपको कहीं मिलता है तो उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना जरूरी है, उसी प्रकार से अगर आपको कहीं परफेक्ट टेंस मिलता है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना बहुत जरूरी, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे
पैसिव वॉइस हो। तो ये टेंस खत्म करने के बाद आप लोगों को एक चार्ट में बताऊंगा और उस चार्ट में आपको मैं करके दिखाऊंगा कैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये आज तक आपको कोई अध्यापक, कोई कोचिंग का अध्यापक नहीं बताया होगा। साथियों इस बात को मैं रिवील करूंगा आपको टेंस पढ़ाने के बाद में। तो यहां पर आपका हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, उसी के साथ आपकी हो जाएगी मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैज का प्रयोग जो हम करते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, यानी एक वचन जो करता होगा ही, सी, इट और किसी का सिंगुलर नेम आ जाएगा वो होगा आपका एक वचन। और हैव जो यूज करेंगे वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, यानी आई, वी, यू, दे, दो या दो से अधिक नामों के साथ हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे और सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको हिंट दे दिया साथियों, फटाफट आप लोग इसका स्ट्रक्चर बनाइए और स्ट्रक्चर बना करके आप लोग जल्दी से अपने रफ में लिख लीजिए और मैं आपको आगे तुरंत स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं और उससे मिलान भी करवा लीजिए। तो चलिए यहां पर वीडियो को पॉज करिए और फटाफट अपने रफ में आप लोग स्ट्रक्चर को बना के लिख लीजिए। तो साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर को लिखने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसी के पश्चात आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, उसी के पश्चात आपको मेन वर्ब लिखना होता है और मेन वर्ब के बाद आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट और उसके बाद बिल्कुल अंत में अदर्स लिखा जाता है। तो यहां पर साथियों मैंने सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब तो मैंने आप लोगों को हैज है बता ही दिया था, मेन वर्ब भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, बाकी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड ये अपने स्थान पर ही रहेंगे। अब आपको साथियों सिखाना यह है कि नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट तो अपने ही स्थान पर रहता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद यदि हम नॉट लगा देते हैं तो नॉट लगाने से स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा नेगेटिव वाला, सारी चीजें अपने ये स्थान पर रहेंगी, लेकिन ये जो नॉट हमने लगा दिया इससे क्या होगा, स्ट्रक्चर आपका नेगेटिव सेंटेंस का बन गया। यानी अफर्मेटिव अगर आपको सेंटेंस मिलता है तो आप इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे और नेगेटिव सेंटेंस आपको मिलता है तो इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे। किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हमने नॉट लगा दिया तो वो स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस का बन जाएगा। इसी के साथ साथ साथियों इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप जो होता है जिसको हम यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, यस या नो टाइप क्वेश्चन क्या है, जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को हम बिल्कुल बाहर लेके आते हैं, हम बिल्कुल बाहर लेके आएंगे, हैज हैव को बाहर लेके आते हैं, बाकी सारी चीजों को एक तरफ से हम उठाकर क्या करते हैं, एक तरफ से लिखते चले जाते हैं। यहां पर हमने हैज हैव बाहर कर लिया, इसके पश्चात क्या बचा हुआ है, सब्जेक्ट बचा हुआ है, इसके पश्चात नॉट बचा, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। क्यों, मैं बार बार समझाता हूं कि अगर आपको दिया गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव हुआ अर्थात उस सेंटेंस में कहीं पर नहीं शब्द आया तो इस नॉट को हम यूज करेंगे, और अगर कहीं पर उस सेंटेंस में नेगेटिव मतलब नॉट नहीं, कहीं पर भी नहीं आया तो हम इस नॉट को यूज नहीं करेंगे। तो हैज हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आपने नॉट भी लिख लिया। अब क्या बचा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके पश्चात क्या बचा है, ऑब्जेक्ट, और उसके पश्चात क्या बचा है, अदर्स बचा है, मतलब अदर वर्ड्स बचा है, और इसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जोड़ना होगा। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव आपने बना लिया, तो अफर्मेटिव से आपने नेगेटिव बना लिया, नेगेटिव बना लिया तो उसी के साथ साथ आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए भी आपने स्ट्रक्चर बना लिया, यानी कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप बना लिया। और उसी के पश्चात साथियों अगर आप इंटेरोगेटिव सेकंड बनाना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, जो सेंटेंस में पूछा गया शब्द जो क्वेश्चन खड़ा करता है, कहते क्वेश्चन पूछने वाले शब्द को हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को ही बिल्कुल वाक्य के बाहर रखते हैं, और उसके पश्चात जो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप हमने बनाया है उसे पूरा क्वेश्चन मार्क तक उतार लेते हैं। अर्थात क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव फर्स्ट से इंटेरोगेटिव सेकंड दोनों ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट आप इसको अपने रफ में मिलान कर लीजिए, सही हो तो आइए हम लोग आगे एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिया है, यहाँ पर 4 एग्जाम्पल मैंने दिया जिसमें चुका, चुकी, चुके तो है ही नहीं। साथियों जो अध्यापक हैं आपकी विद्यालय के, आपकी कोचिंग के, वो सोचते हैं कितनी आसानी से पढ़ा कर खत्म कर दूं, वो सोचते हैं जल्दी खत्म कर दूं, इसलिए वो महत्वपूर्ण चीज़ों को, महत्वपूर्ण वर्ब्स को आपको बताते ही नहीं। यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों को दिया जिससे आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग शुरू करते। पहला सेंटेंस है, वे सब आज वाराणसी घूमने गए हैं, मैंने चाकू से सब्जी नहीं काटा है, क्या उन लोगों ने मेरा कार्य समाप्त कर दिया है, मेरे बस्ते में से राधा मेरी किताब क्यों निकाली है। अब देखिए सारे सेंटेंस के अंत में आपको क्या मिला,
ए हैं, टा है, टा का मतलब क्या है, यहां पर आ की मात्रा आपको मिलेगा, यहां पर दिया है आपको या मिलेगा, और यहां पर ली मतलब बड़ी की मात्रा मिलेगी। तो इस प्रकार से साथियों आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उदाहरण मिल सकते हैं। चुका, चुकी, चुके तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में ऐसे वाक्य भी आपके जो होंगे वो क्या होंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही वाक्य होंगे। तो चलिए फटाक से इसको अपने रफ में नोट करिए और इसे तुरंत करके आप हमको कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को करना चाहिए, आना भी चाहिए। तो वीडियो को पॉज करिए और फटाफट इसको अपने रफ में नोट करके आप लोग उसको ट्रांसलेट करके रख लीजिए। मैं आपको यहां पर तुरंत इसका ट्रांसलेशन देता हूं और अपने रफ में किए गए कार्य से आप इसका मिलान भी करवा लीजिए। तो वीडियो को पॉज करिए और तुरंत ट्रांसलेशन शुरू करिए। तो साथियों देखिए यहां पर आपको सेंटेंस दिया गया है, वे सब आज वाराणसी घूमने गए हैं। सबसे पहले तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको दो दो वर्ब दिखेगा, एक तो जाना और दूसरा है घूमना। ऐसा सेंटेंस साथियों जब एक ही सेंटेंस से आपको दो दो वर्ब मिल जाते हैं तो उन दोनों ही वर्ब को एक साथ रखा जाता है। लेकिन जिस वर्ब में आपको ना, ने, नी देखने को मिल जाता है उस वर्ब से पहले हम क्या करते हैं, टू लगा देते हैं, तो आपका वो सेंटेंस सही हो जाता है। यहां पर सेंटेंस वे सब आज वाराणसी घूमने गए हैं, तो शुरू में सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आप लिखेंगे दे। अब दे आपका बहुवचन तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव, और उसके बाद आपका स्ट्रक्चर कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। दे हैव गॉन, कहां गए हैं, अच्छा वे लोग गए हैं, एक वर्ब हो गया। दूसरा वर्ब क्या है, घूमना। घूमने की इंग्लिश क्या होती है, विजिट, भ्रमण करना, घूमना, ये आपका हो जाएगा विजिट। अभी मैंने कहा कि जिस वर्ब के अंत में ना, ने, नी आपको मिल जाए उसके पहले क्या लगाते हैं, टू लगा देते हैं। अगर आपको इस प्रकार से नहीं याद हो रहा है तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि दो वर्ब अगर आपको दिया गया तो दोनों वर्ब में पहले कार्य कौन सा होगा, पहले जाने का कार्य होगा कि पहले घूमने का कार्य होगा। तो आप समझ रहे हैं पहले जाने वाला कार्य होगा, इसलिए पहले जाने वाले का हम अंग्रेजी लिख देंगे, उसके पश्चात जो दूसरा वर्ब है उस वर्ब को लिखेंगे। लेकिन दो वर्ब एक साथ साथियों नहीं आ सकता, इसीलिए दूसरे वर्ब से पहले हमेशा क्या करते हैं, टू लगाते हैं। तो आप दो तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ना, ने, नी किसी वर्ब के अंत में आ रहा है तो उस वर्ब से पहले आप टू लगा देंगे, लेकिन उसके साथ एक वर्ब और होना चाहिए। मतलब दो वर्ब एक साथ आते हैं और दूसरे वाले वर्ब में अगर आपको ना, ने, नी मिलता तो उसके पहले आप टू लगा देंगे। और ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि दोनों वर्ब में पहले कौन सा हो रहा है, तो जो कार्य पहले होगा उसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, जो बाद में होगा हम उसको बाद में लिखेंगे, और बाद वाले से पहले क्या करेंगे, टू लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। दे हैव गॉन टू विजिट, वे सब घूमने गए हैं, कहां गए हैं, वाराणसी। तो आप यहां पर वाराणसी भी कर लेंगे। और लास्ट में एक बात बची है, क्या वो, टुडे, यानी कि आज। तो ये आपका सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। अगला सेंटेंस है, मैंने चाकू से सब्जी नहीं काटा है। अब यहां पर साथियों देखिए आपको क्या मिल गया, नहीं शब्द मिल गया। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इसमें कोई सवाल भी नहीं पूछा जा रहा, तो मतलब ये नेगेटिव स्ट्रक्चर इसमें अप्लाई करना होगा। तो मैंने चाकू से सब्जी नहीं काटा है, तो यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा आई। आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा हैव, और स्ट्रक्चर बोलता है कि जिसमें नहीं हो उसमें नॉट तो लगाना ही पड़ेगा। तो आई हैव नॉट। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कट मतलब होता है काटना, और इसका थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म सब कट 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 ही होता है। तो यहां पर हमने लिख लिया आई हैव नॉट कट, मैंने नहीं काटा है। क्या नहीं काटा, ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, सब्जी। आई हैव नॉट कट वेजिटेबल्स, यहां पर आपने वेजिटेबल्स लिख लिया। अब किससे नहीं काटा है, चाकू से, तो यहां पर हम लिख देंगे विद नाइफ। अब यहां पर हमने विद लगा दिया, यहां पर हमने फ्रॉम क्यों नहीं लगाया साथियों, विद तब लगता है जब हम कोई औजार हाथ से चलाते हैं, तलवार हो गया, तीर धनुष हो गया, कुछ भी अगर ऐसा औजार जिसे हम हाथ से चलाते हैं तो हमेशा से के लिए क्या करते हैं, हमेशा से के लिए हम विद का ही प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आपका सेंटेंस हो जाएगा आई हैव नॉट कट वेजिटेबल्स विद नाइफ, मैंने चाकू से सब्जी नहीं काटा है। अगला सेंटेंस है साथियों, क्या उन लोगों ने मेरा कार्य समाप्त कर दिया है। अब देखिए इस सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, क्या से, और इसका जवाब भी आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है तो उनके लिए हम इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर कह रहा है क्या उन लोगों ने मेरा कार्य समाप्त कर दिया है, तो इसका जवाब आप दे सकते हैं, या तो कहेंगे हाँ उन्होंने कर दिया है, और या तो कहेंगे नहीं किया है। तो साथियों ऐसे सेंटेंस की शुरुआत हम किससे करेंगे,
हेल्पिंग वर्ब से। तो यहां पर हम हैव से शुरू करते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है आपका दे, बहुवचन। तो बहुवचन कर्ता के लिए क्या करेंगे? हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैव दे, अभी यहां पर क्या है, इसमें कहीं नेगेटिव तो है नहीं, नॉट कहीं आने वाला है ही नहीं, कहीं सेंटेंस नहीं दिया ही नहीं है, तो हम सब्जेक्ट के बाद जो नॉट है उसको इग्नोर करेंगे, उसको छोड़ देंगे। हैव दे, अभी समाप्त करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश। फिनिश मतलब होता है साथियों समाप्त करना, लेकिन यहां पर हम ईडी लगा करके इसको क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म बना देंगे। हैव दे फिनिश्ड, क्या उन लोगों ने समाप्त कर दिया है क्या? माई वर्क, या इसी को हम कह सकते हैं माई टास्क, मतलब मेरे द्वारा दिया गया जो कार्य था उसे। यहां पर आप वर्क और टास्क में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हैव दे फिनिश्ड माई वर्क या माई टास्क, क्या उन लोगों ने मेरे कार्य को समाप्त कर दिया है? और कुछ बचा है? और तो कुछ इसमें बचा ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे। आपका सेंटेंस कैसा हो जाएगा? ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ साथ साथियों, मेरे बस्ते में से राधा मेरी किताब क्यों निकाली है? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन वर्ड खड़ा है। तो ऐसे सेंटेंस जो सवाल पूछने वाला होता है, जिनमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं? उनके लिए हम क्वेश्चन वर्ड को ही सबसे शुरू में लिख लेते हैं, और उसके पश्चात फिर इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप को अप्लाई करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। अब यहां पर हमने हैज लगा दिया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? वो एक वचन है, यानी कि यहां पर राधा, राधा एक नाम है, इसलिए क्या है? एक वचन है। तो यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया। वाई हैज राधा, राधा क्यों? निकालने की अंग्रेजी होती है साथियों टेक आउट, तो यहां पर हम थर्ड फॉर्म करेंगे टेकन आउट। टेक का थर्ड फॉर्म टेक, टू, टेकन, तो टेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन। वाई हैज राधा टेकन आउट, राधा क्यों निकाली है? क्या निकाली? मेरी किताब, माई बुक। राधा मेरी किताब क्यों निकाली है? कहां से निकाली? मेरे बस्ते में से, तो फ्रॉम माई बैग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से साथियों आपके ये सारे एग्जाम्पल मैंने क्लियर कर दिए, इनको अपने रफ में नोट करिए। अपने द्वारा ट्रांसलेट किए गए ट्रांसलेशन से जो लाइन्स आपने लिखी उनसे मैच करवा लीजिए, मिलान करवा लीजिए कि आपने कितना सही लिखा और कितना गलत लिखा। तो जो आपको नहीं समझ आई बात, वो कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, और जो बात समझ में आ गई आप उसके लिए अपने आप को शाबाशी दीजिए, आप उसको समझ पाएं, आप उसके लायक बन रहे हैं। तो चलिए साथियों उसको फटाफट नोट कर लीजिए, हम आपको आगे घर पे करने के लिए होमवर्क, आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इसे फटाफट अपने रफ में नोट कर लीजिए। तो साथियों आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज दिया हुआ है। एक्सरसाइज में आपको मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है अध्यापक जी आज क्या पढ़ाए हैं। दूसरा तुम मुझसे कहाँ मिले हो। तीसरा क्या तुम कभी मेरी मदद किए हो। चौथा है रोहन साहिल को हिंदी पढ़ा चुका है। और पांचवा है सुनंदा ने रोशनी को आवाज दिया है। तो साथियों यहाँ पर आप चुका, चुकी, चुके भी बिठा सकते हो। जैसे अध्यापक जी आज क्या पढ़ा चुके हैं, तुम मुझसे कहाँ मिल चुके हो, क्या तुम मेरी कभी मदद किए हो, इसको तो मान लो ऐसे रहने देते हैं। रोहन साहिल को हिंदी पढ़ा चुका है, सुनंदा रोशनी को आवाज लगा चुकी है। तो इस प्रकार से भी हम लोग इसको चुका, चुकी, चुके के रूप में लिख सकते हैं। और ये भी आपका सही है, ये REA वाला भी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ज्यादा तो हम लोग यही वाला बोलते, चुका चुकी वाला थोड़ा कम बोला जाता है, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए साथियों उसको फटाफट आपने रफ में नोट करेंगे, और यहां पर नोट करने के बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे। मैं आप लोगों को इसका ट्रांसलेशन करके देता हूं, आप उससे मिलान कीजिए और देखिए कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। तो चलिए मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूं। वीडियो को पॉज करके पहले आप ट्रांसलेशन खुद ही कर लीजिए, फिर आप इससे मिलान करवाइए। आइए देखते हैं अध्यापक जी आज क्या पढ़ाए हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो इसके लिए हमको शुरू में क्या लिखना पड़ेगा? क्वेश्चन वर्ड ही लिखना पड़ेगा। और यहां पर हैज करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, टीचर हमारे जो हैं वो सिंगुलर हैं। तो व्हाट हैज टीचर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच का सेकेंड फॉर्म होता है टॉट। व्हाट हैज टीचर टॉट, किसे पढ़ाए हैं, कुछ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कब पढ़ाए, आज पढ़ाए हैं। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, टुडे। व्हाट हैज टीचर टॉट टुडे, तो ये आपका हो जाएगा व्हाट हैज टीचर टॉट टुडे, अध्यापक जी आज क्या पढ़ाएं। ये आपका हो गया कंप्लीट सेंटेंस। अगला है तुम मुझसे कहाँ मिले हो, ये थोड़ा सा खतरनाक है। तुम मुझसे कहाँ मिले हो, कहाँ के लिए क्या हो जाएगा, वेयर। वेयर के बाद हम यहाँ पर हैव का यूज करें, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा होने वाला है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल होने वाला है। वेयर हैव यू मेट, मीट का सेकेंड फॉर्म, मीट मतलब होता है मिलना, और मीट का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेट। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ने मेट लिख दिया, और किससे मिला है,
मुझसे, तो मी तो होता ही होता मेरे लिए, लेकिन यहां पर क्या हो गया, से भी आया हुआ है साथ में, तो इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, विद लगाना पड़ेगा। तो वेयर हैव यू मेट विद मी, तुम मुझसे कहां मिले हो, या विद ना भी लगाए तो भी आपका ये सही होगा, वेयर हैव यू मेट मी, तो ये भी ठीक होगा। अगला सेंटेंस है, क्या तुम कभी मेरी मदद किए हो। तो अब यहां पर सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यू है, उसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब क्या करना होगा, हैव लगाना पड़ेगा। हैव यू कभी, एवर, इसके लिए हम क्या करते हैं, एवर का यूज करते हैं। हैव यू एवर हेल्प्ड, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। हैव यू एवर हेल्प, क्या तुमने कभी मदद किया है, किसकी, मेरी। हैव यू एवर हेल्प्ड मी, ये आपका हो गया कंप्लीट ट्रांसलेशन। इसी के साथ अगला है, रोहन साहिल को हिंदी पढ़ा चुका है, तो यहां पर सब्जेक्ट आपका रोहन है और ये सिंपल सेंटेंस है, रोहन हैज टॉट, रोहन हैज टॉट साहिल, क्या पढ़ाया है, हिंदी। यहां पर हम हिंदी, दो दो ऑब्जेक्ट होने पर साथियों क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट होने की स्थिति में एक तो देखिए साहिल आपका ऑब्जेक्ट, दूसरा हिंदी ऑब्जेक्ट। मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि अगर एक साथ निर्जीव और सजीव दोनों ही ऑब्जेक्ट आ जाएं तो पहले सजीव वाले को लिखते हैं और बाद में निर्जीव वाले को लिखते हैं, लेकिन गलती से अगर निर्जीव वाला पहले लिख दिया और सजीव वाला बाद में लिख दिया तो दोनों के बीच में क्या लगाते हैं, टू लगा देते हैं। जैसे अगर इसी को कहना हो रोहन हैज टॉट हिंदी, तो टू कर देंगे, टू साहिल। तो इस प्रकार से हम लोग इसे कर लेंगे। अगला लास्ट है, सुनंदा ने रोशनी को आवाज दिया है, तो सुनंदा, यहां पर एक वचन, तो उसके लिए हमको हैज लगाना चाहिए। सुनंदा हैज कॉल मतलब होता है आवाज लगाना, तो इसमें ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बना देंगे। सुनंदा हैज कॉल्ड, किसे आवाज दिया है, रोशनी, रोशनी को। सुनंदा हैज कॉल्ड रोशनी, सुनंदा ने रोशनी को आवाज दिया है या आवाज लगाया है। तो साथियों यहां पर आपका होता है एक्सरसाइज समाप्त। आप अपने रफ में किए गए ट्रांसलेशन इसका मिलान करवा लीजिए और अब बारी आपकी है साथियों, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने सभी स्टूडेंट भाइयों तक शेयर कीजिए, छोटे बड़े जो भी पढ़ने वाले इंग्लिश के हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, आप उनके पास तक शेयर कीजिए। वीडियो को बढ़ाते रहिए, सभी के पास ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।